सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल डेस्परेट। अभी तक मेरा ये थर्ड लेक्चर है और अभी तक मैंने जितना यूपीएससी में सीखा है इतना सीखा है कि यूपीएससी का सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारी पुश्तें आती जाएंगी और इसका सिलेबस बढ़ता जाएगा। तुम खत्म हो जाओगे, इसका सिलेबस और बढ़ जाएगा। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस गाइस। तो उसको प्रोसेस इस प्रोसेस को सबसे ज्यादा आगे हार्ड कौन बनाता है? ये करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर को सिंप्लीफाई, इतना सिंप्लीफाई करने के लिए कौन आया है आपके सामने? आदित्य। सो बिना कुछ बकवास करे ना, मैं अपनी पहला करंट अफेयर पे पहुंचता हूँ। पहला करंट अफेयर ये है कि आरबीआई ने रिलैक्स करे हैं नॉर्म्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो ये जो न्यूज है, मतलब आगे की जो कहानी है, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच की लिंक है। तो अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले नॉर्म्स कैसे थे। पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे ना, उनको अपना 75% ऑफ जो वो था वो लैंड करने पड़ते थे। मतलब क्या है, 75% ऑफ ए एन बी सी उनको वो लैंड करना पड़ता था किसको? प्रायोरिटी सेक्टर को, जिसमें से 40% तो मैंडेटरी था। ऐसे पीएसएल को दे जो एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो एंटरप्राइजेस या फिर न्यू स्टार्टअप हो गया, उनको दिया जाए। 35% फ्लेक्सिबल था, वो कुछ ग्रोइंग स्टार्टअप को दे सकते थे। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर अभी का रूल क्या है? अभी का रूल ये है कि अब टोटल उन लोगों ने 75 से रिड्यूस करके उन्होंने कर दिया 60% ऑफ ए एन बी सी। और इसमें क्या है, सिर्फ 40% मैंडेटरी हो। तो मैंडेटरी वाला तो मैंडेटरी, लेकिन जो 35% था, मतलब 75% में से इनने इसको मेनली चीजें 60 कर दिया। 60% इसको पीएसएल के लिए डालना है। और जो 60% है हमारा, उसमें से 40% मैंडेटरी और 20% फ्लेक्सिबल है। बाकी मतलब इससे होगा क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? जो 60 में से मतलब 40% बचा, वो अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां भी जा सकते हैं। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे इम्पैक्ट क्या होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक की? इसका इम्पैक्ट सिंपल है। ये क्या करेगा? ये फ्री कर देगा 40,000 करोड़ फॉर लैंडिंग टू लोअर रिस्क सिक्योर सेगमेंट। जैसे कि अपना हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इसके लिए 40,000 करोड़ जो ये हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है ए एन बी सी के फॉर्म में, वो अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे जा सकता है, पर्सनल लोन पे दे सकती है वो बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। समझ रहे हो कितने इजीली समझा रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे तो एक बार फिर से बताता हूँ। पहले की ऐसी थी 75% एएनबीसी, इसको प्रायोरिटी सेक्टर में डालना था गवर्नमेंट बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और अभी क्या हो रहा है, 60% सिर्फ डालना है उसमें। उससे हो क्या, 40,000 करोड़ जो एस एफ बी के पास है, वो इजिली वो लोगों को लोन देने के लिए जिसमें उसको प्रॉफिट हो, उस जगह पे उसको डाइल्यूट कर सकती है। ठीक है। इससे इजी होगा कि होगा कैसे, सिंप्लीफाइड जो लोन पोर्टफोलियोज है उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस। और इससे क्या होगा, रिस्क रिड्यूस होगा। क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये किसी को भी दे देते हैं लोन, उसके बाद रिस्क जो होता है एंटरप्रेन्योर, किसी एंटरप्रेन्योर को दे दिया, उसके बाद उस वो नहीं कर पाया तो गया पैसा। तो हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि 1970 में फॉर्म हुआ था। ठीक है। तो इसका फ्रेमवर्क है क्या? ये इनिशिएट किया था 1970 में आरबीआई ने। और ये मैंडेट करता है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को का कुछ परसेंट, जैसे कि अभी 60% हो गया, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाए। अब है क्या नेट बैंक क्रेडिट, क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ, ये मैं नहीं बताने वाला। एस एल एस एल आर क्या है, एन एस एल आर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो बेसिक है। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? थोड़ी बहुत पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी और आपको चाहिए कि मैं वो टॉपिक लेकर आऊं जिससे आपको चीजें क्लेरिफाई हो, क्लैरिफिकेशन हो, तो मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, अगर मेरे को लग रहा है कि किसी कमेंट में बहुत ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो भाई ऐसे करके बनाऊंगा ना, तुम लोग को ऐसा लगे वाओ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सीडीएस। सीडीएस को अब सुपर पावरफुल बना दिया गया है, सुपरमैन हो गया हमारा सीडीएस तो। क्योंकि उसको इडू मतलब उसके पास ऐसी पावर है कि वो जॉइंट फोर्सेस को पावर ऑर्डर दे सकता है डायरेक्टली। चलो आगे पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में। जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, कौन है? राजनाथ सिंह। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन है हमारे कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने
ऑथराइज कर दिया है सीडीएस को कि वो जॉइंट ऑर्डर्स नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को एक जॉइंट ऑर्डर दे सकते हैं, कि तीनों को मिलकर एक ऑर्डर दिया कि भाई सीधे जाओ पाकिस्तान पे हमला करो। बस पाकिस्तान पे हमला करने का बोल दिया गया सीडीएस ने, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों जाके करके काम कर डालेगी। ठीक है, ये जो पुराना सिस्टम था उसको रिप्लेस कर देता है। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग तरीके से ऑर्डर, पहले आर्मी को गया एक ऑर्डर, एक नेवी को गया ऑर्डर, एक लाइक अलग अलग तरीके से ऑर्डर निकालने पड़ते थे। लेकिन अब एक बार में बोला, जो बोला वो करके दिखाने का। ठीक है, लाइक इससे हो गया, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोऑपरेशन। तीनों आर्मी, मतलब तीनों हमारी फोर्सेस को कोऑपरेशन इंटीग्रेशन होगा। और लाइक इससे जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये सिनर्जी, ये क्या दिखाती है, ये तीनों फोर्सेस का रिसोर्सेस और उनकी सर्विस यूज करके अपन को बेस्ट बेस्ट आउटकम देगी। इससे क्या होगा, लाइक बेसिकली तुमको पता है, अगर पाकिस्तान, हमारा वॉर वॉर सिचुएशन में जो भी हाल हुआ है, हम हमेशा जीते हैं। और इससे क्या होगा, इससे लाइक 1000 टाइम्स चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। क्योंकि एक कंट्री पे अगर चारों तरफ से हर तरीके से हमला हो रहा है तो फिर भाई क्या ही कर सकता है। और अभी जो पाकिस्तान जैसे मूर्ख देश ने किया है, जीत पर खुद को विनर डिक्लेयर कर दिया भाई, विनर डिक्लेयर, मतलब वाओ, जस्ट जस्ट लाइक वाओ, कितने मूर्ख हैं आप। मेरे को तो समझ नहीं आती लोग सो कैसे पाते हैं यार, ये मिनिस्टर और ये मतलब जो आर्मी वाले जो इनके पाकिस्तानी हैं, उनको नींद कैसे आती है। और वो मैंने एक फोटो देखा था, वो क्या नाम है उसका, जो भी है चिरकुट सा, उसने इतने सारे बैचेस लगा रखे हैं अपने उसमें ड्रेस में, वाओ। तो लाइक अब कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड ट्रेडर कमांड, ये आपको पता होगा, और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स टू बूस्ट ऑपरेशनल रेडीनेस बाय कंबाइनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस। ये तो होती रहती है, एक्सरसाइज वगैरह होती रहती है मिलके, तीनों तीनों एक हमारी तीनों फोर्सेस मिलके एक्सरसाइज करती रहती है, इधर उधर बहुत सारी जगह जाती। कभी कभी तो लाइक दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, ओशियंस में लड़ते हैं, मतलब इट वाज लाइक, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन रूल्स 2025 में आया था। वो इंश्योर करता है कि इफेक्टिव कमांड हो, कंट्रोल हो, एफिशिएंट फंक्शन हो, किसका, लाइक जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीडीएस का। सीडीएस तो लाइक सीडीएस का काम ही है कि कॉम्बाइंड डिफेंस फोर्स, मतलब जो कॉम्बाइंड डिफेंस फोर्स का जॉइंटनेस और ऑपरेशनल काम करना, मतलब एक हेड पोजीशन है जिसका काम है तीनों के ऊपर आउटलुक करना और ऑर्डर्स देना, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया एंटर कर चुकी है टॉप 100 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाँ, इंडिया बस यही कर सकती है, जिसमें नहीं बढ़ना है आगे उसमें बढ़ रहा है। तो लाइक कुछ नहीं, 2025 चल रहा है हमारा, लाइक फाइनेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट था 2030 का गोल। अभी पता नहीं हम लोग लाइक कोई भी कंट्री वहां नहीं पहुंचने वाला जो 2030 का गोल था, लेकिन इंडिया ने बहुत कुछ किया है। लाइक अभी से लाइक 2016 से जब से स्कीम लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च की थी, ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। लाइक ठीक है, उसके बाद से इंडिया ने रैपिड ग्रोथ करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। पोवर्टी एलिवेशन हो जाए, फूड सिक्योरिटी हो जाए, हेल्थ मैनेजमेंट, उस सब में हमारी इंडिया ने रैपिड ग्रोथ करी है। भले ही करप्शन इतना होता है ना हमारे देश में, मूड खराब हो जाता है मेरा। है, चलो तो है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है, अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़े, 17 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि 2015 में लॉन्च करे गए थे 2030 के एजेंडा में, कि 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खत्म हो जाने चाहिए। तो लाइक ये बैकड्रॉप ऑफ, ये किसके बाद बने, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद बने। मतलब पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम लोग फॉलो करते थे 2000 से 2015 तक। 2015 में क्या हुआ, ये खत्म हो गया और हम लोग ने कुछ पा नहीं पाए, तो बस उसके बाद हम लोगों ने किया एसडीजी। अभी देखो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो क्या क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आप देख सकते हो, ये सब लिखे हैं आपको, लेकिन खुद से रीड करना चाहिए, मैं बता दूंगा आप बैठ जाओगे सुन जाओगे, क्या ही होगा, उससे कुछ नहीं होगा। सो लाइक उसको आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया एक सेंचुरी सेनेटरी सेंटिनरी सेंटिनरी सेलिब्रेशन, सेंटिनरी मतलब 100 साल में जो एक सेलिब्रेशन होता है ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन श्री नारायण गुरु महात्मा गांधी, दो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु। अब इन दोनों के बीच में चल रहा है कन्वर्सेशन। तो अब क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट करा है किसमें, सेनेटरी में सेलिब्रेशन, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो ये कन्वर्सेशन कहाँ हुई, ये हुई थी अपने 1925 में शिवगिरी मठ में, जहां पे डिस्कस किया गया था कि वाइकॉम सत्याग्रह, लाइक डिस्कस किया गया था कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा वाइकॉम सत्याग्रह। वाइकॉम सत्याग्रह आपको नहीं पता है तो डूब मरो, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है और करंट से लिंक सोच रहे हो। अभी आप पूछ रहे हो अरे यार वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने, मतलब कि क्या क्या हुआ था, इंसिडेंट पूछ लिया। अरे यार कुछ भी पूछता यूपीएससी, कुछ भी नहीं पूछता यूपीएससी, यहीं से पूछेगा। लाइक 50% तो आप ऐसे लिंक कर लो करंट अफेयर से कि क्या आने वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ 80% भी कर लो, मैं तो बोल रहा आप 200 में से 200 ला सकते हैं। अगर आप मेरी पास बोलेंगे तो जीरो आएंगे, खुद से पढ़िए। ठीक है, तो ये क्या था, लाइक अब इन दोनों की लाइक थिंकिंग क्या थी। हमारे गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस। अभी एक तरफ एक आदमी है जो लड़ रहा है अपने देश के लिए, मर रहा है, गोली खा रहा है अंग्रेजों से, इधर पे एक दूसरा आदमी भूखा बैठा हुआ है। भाई हमारी तो आधी जनता ही भूखी थी ना उस टाइम पे, तो ये आदमी भूखा बैठ के कुछ अलग तो कर नहीं रहा है उधर पे। स्टिल वो अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा फिर। नॉन वायलेंस ये होगी इनकी। और फिर बोलते हैं सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं नॉन वायलेंस से, तो वो गांधी जी डिक्लाइन कर देते हैं। गांधी जी के लिए वायलेंस है, वायलेंस वाज अ नेगेशन ऑफ हाईएस्ट स्पिरिचुअल फोर्स। अगर तुमने हिंसा करी तो तुम अपने पाथ से भटक गए, ये हमारे गांधी जी का मानना है। और हमारे नारायण गुरु जी का क्या मानना है, इनकी सेंट्रिक अप्रोच थी कि कंपैशन वाज असेंशियल वर्च्यू ऑफ अद्वैती। और इस कंपैशन में क्या आता है, ऑल ड्यूटीज वैल्यूज और नॉन वायलेंस भी आता है। ये दोनों लाइक सेम थिंकिंग वाले लोग मोस्टली बात कर रहे हैं। एट इन आत्मोपदेशा शतकम, गुरु लिखते हैं कि लाइक वट एवर वन डज फॉर हैप्पीनेस ऑफ वन सेल्फ शुड कॉज हैप्पीनेस टू अदर। अगर मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ आजकल के ज़माने में, अगर मैं कार ले रहा हूँ तो मेरी कार देख के दूसरे भी खुश होने चाहिए। ये हमारे गुरुजी की थिंकिंग थी और ये थिंकिंग अच्छी है। मेरी भी यही सेम थिंकिंग है, मैं भी अच्छी बातें करूँ। ऐसी वाणी बहुलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, कबीर सिंह की पंक्ति पढ़ के बोल रहे थे ये सब बातें, मेरे को लगता है। गांधी लाइक, चलो ये वही है गांधी। आगे बढ़ते हैं, हाँ मेन चीज। तो इससे लाइक हमने सीखा क्या श्री नारायण गुरु जी से, उनकी टीचिंग्स क्या थी, सोशल जस्टिस हो गया, एक कास्ट, एक रिलीजन, वन गॉड, फाइट ऑल द फॉर्म ऑफ, मतलब ये सब हटा दो, यही वही सीधी सीधी बात बताया इन लोगों ने। ये आप नॉर्मली लाइक सबके लिए लिख सकते हैं, ये रिलीजन हो गया, एक भगवान हो गए, सोशल जस्टिस मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन था, जैसे कि 1925 में जो हमारा वाइकम सत्याग्रह था उसमें भी इनने पार्टिसिपेट किया। ये सबसे आगे जाके लड़ रहे थे उस सत्याग्रह में, नहीं पीछे बैठे हुए थे। रिलीजियस हार्मनी थी, ठीक है, ये सब उनकी बात है। अब हम बात कर लेते हैं नारायण गुरु जी, नारायण गुरु कब बने। गांधी का तो पता था, साउथ अफ्रीका में इनको ट्रेन से धक्का निकाल के फेंक दिया था, तो ये इनको दिमाग खराब हो गया, वो भूखे रहने लग गए, इनने वहीं पे सीखा था ये। अब नारायण गुरु जी, कैसे नारायण गुरु जी बने, तो इन ये पैदा हुए थे 1956 में और शांत हुए 1928 में। ये कहाँ पे पैदा हुए थे, एक ऐसी कम्युनिटी, एक बैकवर्ड कम्युनिटी में पैदा हुए थे, एजावा कम्युनिटी, केरला की तिरुवनंतपुरम में। इजावा कम्युनिटी का एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम था श्री नारायण रखा हुआ था उसका, ठीक है। नारायण तो हमारे भगवान नारायण है, जय श्री नारायण, ठीक है, ठीक है। ही वॉज अ सेंट,
शीर फिलोसफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर, जिसने बहुत सारे कास्ट, मतलब अगर ये बैकवर्ड कास्ट के थे तो इन्होंने ऑब्वियस था कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करी, और बहुत सारे लाइक पार्टिसिपेशन किया, बहुत सारे सत्याग्रह वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, इनका सोशल वर्क्स भी बहुत ज्यादा। अब आत्मोपदेशा इस शब्द का मतलब बताएं कमेंट सेक्शन में। आत्मोपदेशा, सत्काम एंड निवृत्ति, निवृत्ति, ये इनके कुछ एसेंशियल स्पिरिचुअल डिस्कोर्स थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। अब ब्लैक मास है क्या? चलो ठीक है, आपके पास लाइक लिथियम आयन बैटरी है और उसकी उम्र खत्म हो गई। जैसे आपके पास कार है और उसमें क्या डली हुई लिथियम, आजकल तो वो जा रही है अपनी इलेक्ट्रिक कार, और लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक कार करके वो पैसा बचा रहे हैं। एक तो वो इलेक्ट्रिक कार भाई 5 लाख महंगी है नॉर्मल कार से, और वो बिजली खाती है। तुमको बताओ, बिजली खाने के लिए जो बिजली बनती है वो भी पॉल्यूशन करती है, और जो पॉल्यूशन होता है वो सीधे कार्बन से लिंक्ड होता है। उससे अच्छा तो तुम पेट्रोलियम यूज करके आग लगा दो। हाँ, सॉरी, कहाँ था मैं? हाँ, लिथियम आयन बैटरी। तो ये क्या करती है, लाइक तुमको लगता है ये लिथियम आयन बैटरी है, बस अब ये खराब हो गई, इसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन वो उसकी लाइफ खत्म होने से उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती। तुमने देखा होगा कबाड़ी लोग आते हैं, आए बैटरी दे दो, बैटरी दे दो, उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो पाउडरी डार्क सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मास, वो क्रिटिकल मिनरल्स का मिक्स होता है, जो क्रिटिकल मिनरल्स लाइक मुश्किल होते हैं पाने के लिए। हम चाइना से मंगाते, चाइना से मंगा रहे, अलग अलग जगह से हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसका क्या कर सकते हैं, हम वो जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको रिकवर करेंगे उस बैटरी से, और उसको बाद में क्लीन एनर्जी, लाइक उसको रियूज करेंगे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, अब ब्लैक कार्बन रिकवरी, लाइक ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये कुछ नहीं करती, ये वही है जो मैंने अभी तक बताया। लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जो हमारी बैटरी में है उसको एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, और इसका रिकवरी रेट है अपना 99%। वाओ, 97 टू 98% मान लो। अब आगे बढ़ते हैं हम एक ऐसी न्यूज के बारे में जो आपको लगता हो हाँ ये तो ऑब्वियस था, ऐसा तो होना ही चाहिए था। अभी तक हमारी लाइक हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही थी इतने 70 सालों से, 75 सालों से, 70 सालों से। ठीक है, ये है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको लगता है कि हमको लाइक लाइक अभी मोस्टली ये न्यूज आई है डिफेंस रिलेटेड, तो डिफेंस का एक एग्जांपल देके देखता हूँ। अगर आप जंग में है, छोटी सी बात है, छोटी सी लाइक बेस एग्जांपल से समझिए। अगर आप सोल्जर हैं और आप गन्स लेके एक दूसरी कंट्री से लड़ रहे हैं, और हमारा एमओ खत्म हो गया और हमारे पास है नहीं, तो तुरंत खरीदने के लिए अब इतना बड़ा चिट्ठा तो नहीं लिख के जाओगे भाई हमारा एमओ खत्म हो गया, हमको चाहिए पड़ेगा, हमारे पास ये है। दुनिया भर साल 1 महीने में तो ये लोग पॉलिटिशियंस वगैरह साइन करते, क्लियरेंस करते हैं। वो उससे बचने के लिए, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने के लिए, लाइक समझ गया ना उसको, उससे बचने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6th फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट किया, ठीक, कंक्लूड किया। तो इसका होता क्या, इससे बेसिकली ये होगा कि हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस, लिथेलिटी एंड मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर ट्रूप्स डेवलपमेंट, ये एट द एंड टेररिज्म के काउंटर करने में हेल्प आएगी, क्योंकि हमको सबसे बड़ा खतरा है टेररिज्म से, और टेररिज्म से मेरा मतलब है पाकिस्तान से। सॉरी, टेररिस्ट से मेरा मतलब पाकिस्तान से नहीं, नहीं, टेररिज्म फैलाने वाले से मेरा मतलब है पाकिस्तान से। अरे मूर्ख है पाकिस्तान, जाने दो। हाँ, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, 2020 में लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ। अब एट द एंड तुमको आर्मरी जो चाहिए है ना, इसका लाइक मेन एम तो ये है कि फास्ट ट्रैक डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो, इंस्टेड ऑफ वो लंबा सा प्रोसीजर। अभी स्टेटस ये है कि लाइक फोर्स, अपना जो डिफेंस फोर्स है, आर्म फोर्स है, वो अपना 15% ऑफ कैपिटल बजट का यूज कर सकते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, 15% याद रखना। हाई स्कोर 25। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ये आज की लास्ट न्यूज है, और आपको सबसे पहले बता दूं, ये न्यूज है मैप से रिलेटेड। तो मैपिंग करने के लिए चालू हो जाए, आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा मैप
मैप्स वगैरह, हर क्लास के एंड में मैं आपको एक मैप की लोकेशन बताता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइक मैपिंग भी हो जाएगी। साउथ अफ्रीका है इस बार न्यूज में, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, कमेंट में बताएं। चलो कमेंट में क्या ही बताओगे, मैं ही बता दूं। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एग्रीमेंट साइन करे हैं सबमरीन कॉर्पोरेशन के लिए, ड्यूरिंग उनकी 9th जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की कैपिटल कमेंट में बताओ। कैपिटल देखो, साउथ अफ्रीका की मेन कैपिटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया है, जो मेरे को पहले लगती थी केप टाउन है। केप टाउन उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, और बिलोई फॉन्टेन एक जुडिशियल कैपिटल है हमारी, साउथ अफ्रीका है। अब साउथ अफ्रीका एक लाइक एक कॉर्नर है, लाइक केप ऑफ गुड होप के ऊपर है, गुड होप के ऊपर है, एक साउदर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। पहले मेरे को लगता था जो अफ्रीका है वही साउथ अफ्रीका, ऐसा नहीं, साउथ अफ्रीका एक छोटी सी कंट्री है, छोटी नहीं बोल सकते, बड़ी कंट्री, साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे। और इससे बाउंड्री किसके साथ है, सीधी सिंपल बात से, आप मैप पे देखो ऊपर आपको नमीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे मिल रहा होगा, ठीक है। और साउथ में तो भाई पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका मैरीन बाउंड्री से कनेक्टेड, लाइक सीधे ओशियंस पे ओशियन है दोनों, लेफ्ट राइट नीचे साइड, ओके। अब इसके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। गोल्ड मिलता है यहाँ, कोल मिलता है यहाँ, आयरन ओर मिलता है यहाँ, मैग्नीज, निकल, जैम, डायमंड, मतलब सोर्स रिच कंट्री, बहुत सोर्स है। हमारे गांधी जी वहां कर क्या रहे थे, पढ़ाई, पता नहीं। मेजर रिवर कौन सी है यहाँ की, लिम्पोपो, ओरांग, ओरांग तो आपको पता ही होगा, लिम्पोपो लाइक पता चल गया। अब इस तो हमारी ओरांग, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज बोल सकते हो, ओरांग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे, कमेंट सेक्शन में कैसे बताओ, ये ऑरेंज भी है ओरांग भी है, क्या बोलते हैं, सर्च करके बताओ हिंदी में लिख के बताना। जो ओरांग है हमारी अटलांटिक में ड्रेन होती है, और लिम्पोपो, लिम्पोपो हमारी आती है कैप्रिको, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार टकराती है लिम्पोपो। लिम्पोपो जो हमारी साउथ अफ्रीका की एक रिवर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस करती है और सीधे जाके इंडियन ओशन के माउथ में चली जाती है। और एक माउंटेन रेंज उसकी, बस इससे अच्छा क्या हो सकता है, रसगुल्ला से अच्छा क्या ही हो सकता है, लड्डू से अच्छा क्या हो सकता है। अगर तुम किसी शादी में जाओ और आपको रस मलाई मिल जाए, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो उसी तरीके से ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है वहां की, या मैंने आपको बता दिया। अब इससे अच्छा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, और आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक करें, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।